Assalamualaikum, dear students. Today we will be discuss mathematics grade 7 lesson 1. Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 1, operations are on sets, topic set and types of set. Book new countdown second edition. Today we will be covered pages 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 and 18. What is set? Set क्या है? A set is a distinct and well defined objects is called a set. हमारे पास जो कोई ख़ास प्रॉपर्टी रखते हों, हमारे पास किसी भी चीज़ की जो कलेक्शन होती है उसको हम सेट का नाम दे रहे होते हैं. अब सेट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे होंगे, जनरल हम एग्जांपल लेते हैं. फ़र्ज़ करें सेट ऑफ पेन, मीन्स कि हमारे पास मुख्तलिफ पेन्स या सेट ऑफ कलर है, कलर्स का एक मजमूआ है, कलेक्शन है, तो उसको हम सेट का नाम दे रहे हैं. The objects of a set are called its member or elements. अब हमारे सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या वो हमारे सेट के क्या कहलाएंगे, मेंबर और एलिमेंट्स कहला रहे होते हैं. यहाँ पे एग्जांपल दी गई है. सेट को जो हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और हर एक मेंबर को या हर एक जो एलिमेंट है उसको अलहदा करने के लिए हम कामे का इस्तेमाल करते हैं सेट के दरमियान में. यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर 3, 6, 91 जो है ये एक इनफिनाइट सेट आपको शो किया गया है. इसमें 3, 6, 91 जो है हमारे सेट के मेंबर या एलिमेंट्स हैं. डिस्टेंस मीन द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वन. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वो ऐसे होते हैं, सेम ऑब्जेक्ट जो होते हैं सेट के अंदर वो वन टाइम हम ले रहे होते हैं. अगर हम सेट का कार्डिनल बता रहे होंगे, हमारे सेट में कितने मेंबर हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा होगा या जो अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा होगा उसको हमने वन टाइम लेना होता है. फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल. अब यहाँ पे हमारे पास एक सेट दिखाया गया स्मॉल. इनके वर्ड्स को तो हम जब लिखेंगे सेट में तो हम तमाम वर्ड्स को लिखेंगे. जब हम बताएंगे कि इस सेट के एलिमेंट्स जो मेंबर हैं वो कितने हैं, हम उस टाइम काउंटिंग में हमने उसको 4 बताना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो L है वो 2 टाइम आ रहा है, मीन्स कि रिपीट हो रहा है. जिस भी वर्ड्स की रिपीटिशन होगी उसको हमने 1 टाइम लेना होता है. In this example we can see that the letter L has been written only once. If it is written twice then it is not a set. अगर हम 2 टाइम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास सेट की एग्जांपल नहीं होगी. Well defined means the specific property of an object that enables it to be an element of a set or not. अब कोई भी सेट जो होता है, कोई अब सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होता है जिसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी तो वो हमारे पास वेल डिफाइन होते हैं. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो हमारे पास वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा. एग्जांपल देखते हैं. तो द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज, द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स, द कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोएम्स. In the above example, we can examine that the words good, tasty and favorite are not well defined because a food may be favorite one person but may not for another. अब यहाँ पे हमने फूड का कहा है. फूड के टेस्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं टेस्टी फूड तो वो किसी एक पर्सन के लिए हो सकती है. तमाम पर्सन जो हैं, तमाम पर्सन्स का टेस्ट जो है वो सेम नहीं हो सकता. Similarly, a story may be good in the view of one person but not for another. इसी तरह से हमारे पास जो स्टोरी दी गई है वो स्टोरीज जो हैं वो किसी एक के लिए अच्छी हो सकती हैं, तमाम लोगों के लिए वो नहीं हो सकती. So these are not suitable example of sets as these are not well defined. तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड सेट के लिए सूटेबल एग्जाम्पल नहीं है. सेट नोटेशन. अब सेट को किस तरह से हम लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है सेट को, वो हम डिस्कस करते हैं. अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर्स ABC up to Z of English alphabets and its members or elements are written within brackets separated by commas. अब सेट को लिखने का तरीका ये होता है, जब भी हम कोई सेट लिख रहे होते हैं
तो सेट को डोनेट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स कि उसकी निशानदाही के लिए हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, और उसके मेंबर और एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर में हम अंदर लिखना है, और उन मेंबर और एलिमेंट्स के को अलहदा करने के लिए हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। सेट ऑफ पेट्स, अब यहाँ पे सेट ऑफ पेट्स के लिए हमने कैपिटल ए यूज किया, मीन्स के हम इस सेट को ए से डिनोट कर रहे हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर जो सेट ऑफ पेट्स नेम जो हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख रहे हैं, और हर नेम के बाद हम कामा लगा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको सेपरेट करना होता है। जैसे काऊ के बाद हमने कामा लगाया, हार्स, गोट, तो ये सेपरेट हो रहे हैं। मेंबर यहाँ पे हमारे इस सेट के जो एलिमेंट्स या मेंबर हैं वो काऊ, हार्स और गोट हैं, और सेट का जो नाम है वो ए है। सेट ऑफ पेट्स मीन्स के एनिमल का नाम हम लिख रहे हैं। काऊ एलिमेंट ए, यहाँ पे काऊ के बाद जो सिंबल ई नुमा आपको एक सिंबल दिखाया गया, ये होता है एलिमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के एलिमेंट को ये एलिमेंट की निशानदाही कर रहा होता है। इज रीड एज अ काऊ इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। गोट एलिमेंट ए is read as goat is an element of a set A. Tree, अब यहाँ पे एलिमेंट के ऊपर हमने एक लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब होता है नॉट एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। जिस सेट के हम जिस सेट के साथ हम उसको मिला रहे हैं उसमें हम चेक कर रहे हैं, तो मतलब कि ये ट्री जो है कोई पेट तो नहीं है हमारे पास, इसलिए ट्री इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, इज रीड एज अ ट्री इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। How is a set represented? सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A set can be represented in 3 forms. सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास कोई भी चीज़ जो होती है, कोई डाटा जो कलेक्शन में पड़ा होता है, जिसकी हम वजाहत करके पेश कर रहे होते हैं, वो उस सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। इफ अ सेट इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। कोई ऐसी कलेक्शन, ऐसा डाटा जिसकी हम कोई भी एक स्टेटमेंट बोलकर उसकी वजाहत कर रहे होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है सेट की। एग्जांपल है हमारे पास n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे कैपिटल N है, n हमारे पास एक सेट है जिसकी हम डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट से डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास Z, कैपिटल Z इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। Z जो है हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये सेट ऑफ इंटीजर के लिए है। P सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, W सेट ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। If a set is described by using a common property of all its elements, it is called as a set builder form. A set can also be expressed in set builder form. सेट को जो हम कोई भी उसकी वजाहत करने के लिए जब हम कोई कॉमन प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तमाम एलिमेंट्स के लिए, तो वो सेट की बिल्डर फॉर्म कहलाती है। और सेट जो होते हैं, सेट को जो हम हमेशा एक्सप्रेस कर रहे होते हैं बिल्डर फॉर्म में करते हैं। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू एक्स, यहाँ पे हमने सेट के दरमियान में कामा नहीं डालना। अब बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम साइड दैट का सिंबल यूज करते हैं, एंड का सिंबल यूज करेंगे, एलिमेंट का सिंबल यूज करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे सिंबल हमने सेट बिल्डर नोटेशन में इस्तेमाल करने होते हैं। अब यहाँ पे x, उसके बाद ये जो लाइन दिखाई गई है इसका मतलब है सच दैट x इज अ सोलर मंथ ऑफ अ ईयर। नेक्स्ट है b, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। n जो है पीछे हमने अभी नेचुरल नंबर कहा था, तो ये n नेचुरल नंबर के लिए होता है। ये नेक्स्ट n के बाद सिंबल एंड 1 लेस देन x लेस देन 5, मीन्स के इस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि आपने नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स वो लिखने हैं जो 1 से बड़े हों और 5 से छोटे हों। नेक्स्ट आपके पास है c इक्वल टू x सच दैट x एलिमेंट ऑफ होल नंबर एंड x 74।
अब यहाँ पे आपने होल नंबर लिखने हैं जो 74 तक हूं। टेबुलर फॉर्म, if we list all elements of a set within the braces and separate each element by using comma, it is called the tabular or raster form. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं उनको ब्रैकेट में लिखते हैं और कामे की मदद से हम तमाम एलिमेंट्स या मेंबर को सेपरेट कर रहे होते हैं, तो ये सेट की टेबुलर या रास्टर फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास a इक्वल टू ए ई आई ओ यू। अब अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखते हैं तो ये सेट ऑफ वावल बनता है, सेट ऑफ वावल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। इसी तरह से अगर हम इसको टेबुलर में देख रहे हैं, हर एक को कामे से हम कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, c इक्वल टू 36999। तो ये हम अगर इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखते हैं, स्टेटमेंट में देखेंगे, तो राइट द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100 मीन्स कि आपने 100 से छोटे जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे वो हमने राइट करने हैं टेबुलर फॉर्म में। तो ये आपके सामने है। नेक्स्ट है आपके पास m इक्वल टू फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। अब यहाँ पे m सेट के अंदर अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन में स्टेटमेंट से देखते हैं तो राइट एनी 3 स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स ऑफ, राइट एनी 3 नेम ऑफ स्पोर्ट्स। आपने कोई सी 3 स्पोर्ट्स के नाम लिखने हैं, तो आपके सामने 3 स्पोर्ट्स के नाम आपको बताए गए हैं सेट m के अंदर। नेक्स्ट है n इक्वल टू 1 2 3 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास होल नंबर 0 1 2 3 सेट ऑफ होल नंबर की एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास है राइट द सेट ऑफ अल्फाबेट्स x इक्वल टू a b c अप टू z। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट की डिफरेंट टाइप्स लिखनी है। सबसे पहली टाइप आपके पास एम्प्टी सेट या नल सेट, ऐसा सेट जिसका कोई भी मेंबर या एलिमेंट्स ना हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। A set having no element is known as an empty set or null set. An empty set is denoted by the Greek letter phi, which is called phi, or simply can be denoted by empty braces. अब आपके पास जो empty set होता है उसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं phi यूज करते हैं, मीन्स के 0 और उसके ऊपर स्लैश वाला जो सिंबल है इसको phi कहा जाता है। ये ग्रीक वर्ड है। और सिंपली जो हम कर रहे होते हैं एम्प्टी ब्रैकेट, जो ब्रेसेस होते हैं, अगर एम्प्टी ब्रेसेस भी हों तो वो भी आपके पास नल सेट कहलाते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द सेट ऑफ 100 फीट टॉल बॉयज, द सेट ऑफ डेज ऑफ 25 आवर्स, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर बिटवीन 1 and 2। अब यहाँ पे पहली एग्जांपल को अगर हम देखते हैं, सेट ऑफ 100 फीट टॉल बॉयज, मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई 100 फीट टॉल बॉयज हमारे बीच में या हमारे इर्द गिर्द में हमने कहीं पे देखा हो। इसके बाद दूसरा है द सेट ऑफ द 25 डेज ऑफ 25 आवर्स। एक दिन 25 घंटे का भी हमने कभी नहीं सुना, 24 घंटे का तो 24 घंटे का एक दिन होता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है 25 घंटे के लिए। तो आपके पास ये एम्प्टी सेट की एग्जांपल है। फिर आपको कहा गया कि द सेट ऑफ द काउंटिंग नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के दरमियान में कोई नंबर तो नहीं आता। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। अगर 1 and 3 कहते तो फिर आपके पास एक एलिमेंट आ रहा था। 1 और 2 के दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये भी एम्प्टी सेट की। We can observe that while the writing the elements observe the example of set, we are not able to write single elements of any set, so these are empty sets. इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हम सिंगल एलिमेंट्स लिखेंगे, तो ये सारे क्या हैं आपके पास एम्प्टी सेट की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है फिनाइट सेट। A set having a limited number of elements is called finite set. ऐसा सेट जिसका कोई एंडिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास फिनाइट सेट कहलाते हैं। अब हम देखते हैं फिनाइट सेट की एग्जांपल क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द सेट्स। फर्ज करते हैं हमारे पास एग्जांपल्स हैं। A equal to the set of the natural number less than 10,
लेस देन 10 से मुराद ये है कि यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में कहा गया आपके पास जो सेट ए है उसमें नेचुरल नंबर जो हैं 10 से छोटे छोटे, मीन्स के एंडिंग पॉइंट अब हमें इसका पता है 10 से जो छोटा एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होगा, सब 10 से छोटा एलिमेंट 9 आएगा। तो यहाँ पे एंडिंग एलिमेंट्स हमें इसका पता है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब हमारे पास पूरे इंग्लिश अल्फाबेट टोटल 26 में से कितने वॉवल्स एलिमेंट्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। Next, we can examine that it is very easy to count the elements of the above two sets A and B. So, the set of A and the set of B are finite sets. तो ये A और B जो sets हैं ये हमारे पास क्या हैं, finite sets हैं। Now we consider some more example of the set which are given below. C equal to the set of population of Pakistan. पाकिस्तान की जो population है उसका फिगर भी हमारे पास सामने है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो फिगर जो होता है हमें पता है। D इक्वल द सेट ऑफ द हेयर ऑफ योर हेड। अब यहाँ पे आपके पास जो फिगर है वो चेंज होता है, हेयर जो है उसका भी आपके पास कोई लिमिट नहीं है। कैन वी काउंट द एलिमेंट्स ऑफ द C एंड D? सर्टेनली इट इज नॉट टू इजी टास्क, ये हमारे पास इजी टास्क नहीं है, बट सोन एज लेटर वी कैन काउंट द एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स टू, सो दीज आर द फिनाइट सेट्स। तो इसमें मतलब कि दो सेट सी और डी जो दिए गए हैं इसमें हमारे पास इनको काउंट तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें काउंट करना जो है वो बहुत मुश्किल है। मीन्स के एंडिंग पॉइंट तो हमें इसका मिल जाएगा, ये फिनाइट है, इनफिनाइट सेट्स की एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट है इनफिनाइट सेट। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफिनाइट सेट। ऐसे सेट्स जिसके अंदर कोई लिमिट ना पाई जाए, मीन्स के लामहदूद हों, उससे कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, वो इनफिनाइट सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ द काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर जो है कहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है। द सेट ऑफ द ऑड नंबर 1 3 5 7 9, हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर जो है ये भी आपके पास क्या है, अनलिमिटेड है, मीन्स के इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। द सेट ऑफ द होल नंबर W इक्वल टू 0 1 2 3 4। Example 1 2 3 are the of infinite set because these set have the unlimited number of the element। हर एक नंबर जो है, हर एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, इसलिए ये इनफिनाइट सेट की एग्जांपल है। नोट, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं इनफिनाइट और फिनाइट सेट दोनों के अंदर। इसके लिए आपको एक नोट हम डिस्कस करते हैं। इट इज पॉसिबल टू फाइंड द लास्ट नंबर एलिमेंट और मेंबर ऑफ द फिनाइट सेट। हमारे लिए इजी होता है, मुमकिन होता है कि फिनाइट सेट के अंदर उसका आखिरी एलिमेंट या मेंबर हम फाइंड कर सकते हैं, बट इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट और मेंबर ऑफ एन इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट के अंदर हम उसका आखिरी एलिमेंट जो है वो हम तलाश नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बहुत ही नामुमकिन सी बात है। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। टू सेट्स A and B are said to be disjoint set if there is no common element between them। दो सेट A और B तब डिसजॉइंट सेट होंगे जब इन दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन ना हो, मीन्स के एक जैसा सेम ना पाया जाए। इन अदर वर्ड्स द intersection is an empty set such that A intersection B equal to empty set। हम इन दोनों सेट्स के अंदर डिसजॉइंट की दूसरे वर्ड में डेफिनेशन ये है कि दो सेट्स के दरमियान में इंटरेक्शन कराएं हम, इंटरसेक्शन हो उनका। जब इंटरसेक्शन का जो आंसर है वो एम्प्टी सेट आए तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 1 2 3 B इक्वल टू 4 5 6 आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट ऑफ A एंड B। अब यहाँ पे A के अंदर हमें 1 2 3 दिखाया गया और B के अंदर 4 5 6 दिखाया गया। ओवरलैपिंग सेट। Two sets A and B are called overlapping sets if there is at least one element common between them, but none of them is a subset of the other। दो सेट्स A और B तब ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं जब इसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन आ रहा हो और कोई भी एलिमेंट्स ऐसा जो दूसरे किसी भी एलिमेंट का सबसेट ना बन रहा हो। In other words, there is intersection
इज नॉन एम्प्टी सेट। मीन्स के हम इंटरसेक्शन लें, उसमें एक ना एक एलिमेंट जरूर हमारे पास कॉमन होना चाहिए, तो तब आपके पास सेट जो होता है वो ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल a equal to 0, 5, 10 and b equal to 1, 3, 5, 7 are the overlapping sets because अब a और b में हमारे पास जो मेंबर या एलिमेंट्स हैं, a के अंदर 0 है, b के अंदर 0 नहीं है, तो ये एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। 5 a के अंदर, b a के अंदर है, b के अंदर भी 5 है, तो ये कॉमन एलिमेंट हो गया। 3 b के अंदर है, a के अंदर नहीं है। 7 a b के अंदर है, a के अंदर नहीं है। 10 a के अंदर है और b के अंदर नहीं। अब दोनों के अंदर कॉमन जो है, सेम वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है, बिकॉज 5 इज द कॉमन एलिमेंट इन द सेट्स a एंड b एंड नॉन इज द सबसेट ऑफ द अदर। तो ये किसी भी दूसरे सेट का सबसेट नहीं है। इक्विवेलेंट सेट्स, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ and only if one to one corresponding can be established between them। इक्विवेलेंट सेट के अंदर दोनों सेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ एंट्रीज, जो मेंबर होंगे वो बराबर होने चाहिए। मीन्स कि अगर ए सेट के अंदर एलिमेंट्स जो मेंबर जो हैं वो 3 हैं, तो बी के अंदर भी 3 होना ज़रूरी है। बेशक मेंबर या एलिमेंट्स डिफरेंट हों, लेकिन तादाद के अंदर वो एक जैसे होंगे, बराबर होने चाहिए। एन इक्विवेलेंट सेट डिनोटेड बाय सिंबल दिखाया गया है, ये सिंबल इक्विवेलेंट सेट के लिए है। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड b इक्वल टू a, b, c, d। अब यहाँ पे हमारे पास जो a के मेंबर्स हैं वो 4 हैं, b के मेंबर भी 4 हैं, दोनों तादाद में बराबर हैं, तो ये a और b दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट हैं। नाउ वी कैन चेक वेदर द टू सेट्स a एंड b आर एस्टैब्लिश्ड 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस आर नॉट बाय फॉलोइंग वे। अब यहाँ पे ए और बी के हम दरमियान हमने कोरेस्पोंडिंग आपको दिखाया है, किस तरह से कोरेस्पोंडिंग हैं एक दूसरे के। 1 कोरेस्पोंडिंग ए, 2 कोरेस्पोंडिंग बी, 3 कोरेस्पोंडिंग सी, 4 कोरेस्पोंडिंग डी। आप यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो है एक दूसरे के साथ 1-to-1 कंबाइन हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, तो वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं ए और बी। इक्वल सेट विच कंटेन द सेम एलिमेंट, ऐसे सेट्स जो दोनों सेट मतलब ए और बी के अंदर एलिमेंट जो हों वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल p इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड q इक्वल टू 3, 1, 5, 2, 4। मीन्स कि आपके पास जो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं, मेंबर और एलिमेंट जो हों दोनों सेट्स के अंदर, इक्वल सेट की शर्त यह है कि दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स और मेंबर एक जैसे होने चाहिए। फ्रॉम अबव we can examine that each element of the set P is also an element of the set Q. Similarly, each element of the set Q is also an element of the set P. Such types of the sets are called equal sets, which can be written as P equal to Q. तो इसको लिखने का तरीका ये है कि P equal Q है। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या है, a set which contain all the possible elements of the sets under consideration is called universal set. अब आपके पास यूनिवर्सल सेट के अंदर ऐसे सेट्स होते हैं, जब भी एक सेट हम ले रहे होते हैं, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें आपके पास नीचे दिए गए तमाम सेट्स जो होते हैं, अगर आपके पास ए और बी हम एग्जांपल पे तौर ले रहते हैं कि यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो ए और बी के अंदर एलिमेंट्स हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि सेट ए के अंदर 1 से 10 के दरमियान में आने वाले तमाम 8 नंबर ले लेते हैं, और बी सेट के अंदर हम ए से लेकर 10 के दरमियान में आने वाले तमाम इवन नंबर ले लेते हैं। तो 8 और इवन नंबर ए और बी में हमने डिवाइड कर लिए। यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सली हमारे पास जो है 1 से 10 तक एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। मीन्स के अब 1 से लेकर 10 तक दोनों का कम्बिनेशन, ए और बी के एलिमेंट्स का कम्बिनेशन जो है, जो सेट यू के अंदर पड़ा होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर पड़ा होगा, तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। टू रिप्रेजेंट सच अ सेट वी कैन यूज सिंबल यू एंड रीड इट एज यूनिवर्सल सेट सच दैट द यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग यू इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू एंड मीन के आपके पास यहाँ पे ये फिनाइट नंबर दिखाए गए हैं 1 से लेकर सो ऑन। मीन्स के नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये नेचुरल यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर हम ले रहे हैं। सबसेट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन द सेट A is called the subset of B.
अगर आपके पास ए का एलिमेंट बी के अंदर पाया जाए तो ए जो होता है वो बी का सबसेट होता है। एवरी सेट आल्सो सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, हर सबसेट, हर एलिमेंट जो होता है, हर सेट जो होता है अपने आप का सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल ए सबसेट ए, बी सबसेट बी। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे ए के एलिमेंट जो हैं अगर बी के अंदर पाए जाएंगे तो ए सबसेट बी होगा। 1 2 3 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग दी गई है बी के अंदर। अब हमारे पास ए के अंदर तमाम 1 से लेकर 10 के बिटवीन जो हैं तमाम इवन नंबर जो हैं वो सेट बी के अंदर मौजूद हैं। फॉर वी कैन ऑब्जर्व दैट ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मीन्स के एक हर एलिमेंट सेट बी के अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए हम ए को बी का सबसेट बोल सकते हैं। दैट कैन बी रीड एज अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सुपर सेट इफ ए सबसेट बी, अगर ए बी का सबसेट होगा देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए, such that B is superset of A, that can be read as a the set B is superset of A। अगर A जो है सबसेट होगा B तो B को हम रीड कर सकते हैं, मीन्स B को हम कॉल कर सकते हैं B सुपरसेट ऑफ A। प्रॉपर सबसेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मीन्स के आपके पास जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है और हर सेट अपने आप का जो सबसेट होता है। ऑल अदर सेट्स आर कॉल्ड प्रॉपर सेट्स। तमाम सेट्स जो होते हैं वो प्रॉपर सेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड डी इक्वल टू 3 4 5। इन above example we can observe the some elements of C is also an element of set D, so C proper subset of D, that can be read as a set C is a proper subset of set D। यहाँ पे हमारे पास सेट C के जो एलिमेंट जो D के अंदर पाए जाते हैं तो वो उसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। के सेट के कार्डिनल नंबर क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अब आपके पास सेट के अंदर जो नंबर्स दिए जाते हैं, जो मेंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितनी तादाद में हैं, उसको कार्डिनल नंबर कहा जाता है सेट का। इट इज डिनोटेड एज एन ए एंड रीड एज अ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट। किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम पढ़ने का तरीका ये है कि आपके एन ए से मुराद ये है कि आपके पास द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए इक्वल टू 2 4 5 9 15 has 5 elements, therefore the cardinal number of a set A equal to 5, so it is denoted as a NA equal to 5। Union of two sets, the union of two sets A and B is a set consisting of all elements which are in the set A or set B or in both। यूनियन ऑफ टू सेट से मुराद ये है कि आपके पास सेट ए और बी जितने भी एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एक ही सेट के अंदर जब हम राइट कर रहे होते हैं तो वो सेट का यूनियन कहलाते हैं। जो ए और बी दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट रिपीट होगा वो यूनियन ऑफ सेट के अंदर हम नहीं लिखेंगे। एक दफ़ा एलिमेंट हमने लेना है, फर्ज करें अगर आपके पास ए में 3 है और बी में भी एलिमेंट 3 पड़ा हुआ है तो ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 1 टाइम राइट करेंगे। द यूनियन ऑफ टू सेट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी एंड रीड एज अ ए यूनियन बी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ m इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड n इक्वल टू 1 3 5 7 फाइंड m यूनियन n। अब यहाँ पे सेट M में हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं, मेंबर जो हैं 1 से 5 तक हैं, और N के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स ये मेंबर हैं 1 3 5 7। अब हम A यूनियन B देखते हैं, मीन M यूनियन N देखते हैं किस तरह से होगा। सोल्यूशन में हमारे पास पहले हमने जो सेट्स दिए होंगे वो हमने राइट कर लेने हैं M, फिर हमने सेट N राइट किया, उसके बाद
एम यूनियन एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो हमने फाइंड करना है वो चीज़ हम राइट करेंगे और उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क डाल देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम यूनियन एन। अब एम यूनियन एन के बाद इक्वल का साइन है। अब हमने देखना है इक्वालिटी से पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है इस पर हम गौर करेंगे। अब पहले हमारे पास एम है, तो पहले हम सेट इक्वल के बाद पहले हमने सेट एम की जो सेट होगा वो हमने राइट करना है। एम का सेट हमने राइट कर दिया 1 2 3 4 5। अब हमने देखना है एम के बाद इक्वल से पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट को। हमारे पास स्टेटमेंट में एम के बाद यूनियन का सिंबल है, तो हमने यूनियन का सिंबल राइट करना है। यूनियन के सिंबल के बाद एन है, तो यूनियन के सिंबल के बाद हमने एन का सेट राइट कर देना है। अब हमने इन दोनों का यूनियन करना है। डेफिनेशन के मुताबिक ये था कि ए और बी के तमाम एलिमेंट्स जिनके ऊपर ये कंसिस्ट कर रहे हैं वो हमने लिखने हैं, और जो रिपीट हो रहा होगा उस एलिमेंट को हमने 1 टाइम लिखना है। ये सेट की प्रॉपर्टी है। अब एम यूनियन एन जब हम लिखेंगे, एम के अंदर 1 है, एन के अंदर 1 है, 1 हम एक दफ़ा लिखेंगे। एम यूनियन एन इक्वल, अब हमने आंसर की तरफ आना है। एम यूनियन एन के अंदर 1 2 3 4 5 7। अब यहाँ पे हमने कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिखा जो रिपीट हो रहा हो, मीन्स कि 3 को 2 टाइम नहीं लिखा, 5 को 2 टाइम नहीं लिखा, हमने 1 टाइम तमाम एलिमेंट्स को लिख दिए। नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, तो अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन। The intersection of two sets A and B is a set consisting of all the common elements of the set A and B. इंटरसेक्शन ऑफ सेट A और B में ये होता है कि इनके अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स के ऊपर या जितने भी मेंबर्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहे होते हैं, मुश्तमिल कर रहे होते हैं, इनके अंदर जो दोनों के अंदर जो तमाम कॉमन टर्म्स आ रही हैं, कॉमन वैल्यू या कॉमन नंबर आ रहा है, वो हमारे पास सेट का इंटरसेक्शन होता है A और B में। The intersection of two sets A and B is denoted by A intersection B and read as a A intersection B. For example, if x equal to 1 2 3 4 and y equal to 2 4 6 8, then find x intersection y. Solution में हम सबसे पहले x और y की वैल्यू राइट करेंगे। x और y की वैल्यू हमारे पास x equal to 1 2 3 4, y equal to 2 4 6 8। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू हम राइट करेंगे और उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क डालना है। x इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x इंटरसेक्शन y, x उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल है, फिर y है, उसके बाद हमने इक्वल डालना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो इंटरसेक्शन से पहले टर्म पड़ी हुई है x, उसका सेट हमने राइट करना है। यहाँ पे x का सेट हमने राइट कर लिया। x के बाद जो सिंबल होगा वो सिंबल हमने राइट करना है। x के बाद सिंबल है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का सिंबल राइट किया। इसके बाद है y, अब हमने y का सेट राइट करना है, ये y का सेट हो गया। अब हमने x और y के वैल्यूज के दरमियान में देखना है जो कॉमन टर्म्स होंगी वो हमने राइट करनी है। x इंटरसेक्शन y का मतलब ये होता है कि x और y में जो कॉमन टर्म्स होंगी वो हम राइट करेंगे, वो दो सेट्स का इंटरसेक्शन होगा। x इंटरसेक्शन y इक्वल टू, अब x के अंदर 1 है, y के अंदर 1 नहीं है, तो ये हम राइट नहीं करेंगे। उसके बाद x के अंदर 2 है, y के अंदर 2 है, ये कॉमन टर्म हो गई। दूसरी कॉमन टर्म हमारे पास कौन सी है, इसमें 3x में है लेकिन y के अंदर नहीं है, फिर 4x के अंदर भी है, y के अंदर भी है, तो हमारे पास कॉमन टर्म x और y के अंदर 2 और 4 आ रही है। तो ये हमारे पास x इंटरसेक्शन y क्या आ गया, 2 और 4। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। कंसीडर a एंड b आर द टू एनी सेट्स, देन a डिफरेंस b is the set of all those element of set A which are not element of set B. जब दो सेट्स A और B के दरमियान हम डिफरेंस करा रहे हूं, A डिफरेंस B हम करेंगे, तो आपने सेट A के एलिमेंट्स लिखने हैं जो रिमेनिंग रह जाएंगे। डिफरेंस के सेट B वाले एलिमेंट्स हम नहीं राइट करेंगे।
इट इज रिटन एज ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी। सिंबल आपके लिए ये है उसको डिफरेंस को लिखने के लिए। सिमिलरली बी डिफरेंस ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तमाम वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट बी के अंदर पाए जाएंगे लेकिन ए के अंदर ना हो, वो हम राइट करेंगे डिफरेंस के बाद। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल इफ ए इक्वल टू 1 3 6 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसके दो पार्ट दिए गए हैं, ए डिफरेंस बी, दूसरा पार्ट है बी डिफरेंस ए। पहला पार्ट हम देखते हैं पहले, ए डिफरेंस बी। सबसे पहले हमने ए और बी की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे ए की वैल्यू हमने राइट की है, इसके बाद हमने बी की वैल्यू राइट करनी है। ए की वैल्यू है 1 3 6 और बी की वैल्यू है 1 2 3 4 5। अब ए डिफरेंस बी पार्ट 1 के अंदर हम ए डिफरेंस बी फाइंड कर रहे हैं, तो ए डिफरेंस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ए डिफरेंस बी। अब यहाँ पे डिफरेंस के सिंबल से पहले जो सेट आ रहा है वो हमने राइट करना है। अब इक्वल के बाद पहले हमने सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं 1 3 6, उसके बाद सिंबल हमारे पास है डिफरेंस का। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस के सिंबल के बाद बी सेट, अब बी सेट के एलिमेंट हम राइट करेंगे। अब हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। 1 ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है। जब हम इनको डिफरेंस करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। फिर 3 है आपके पास, 3 ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, इसका डिफरेंस में ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट एलिमेंट 6 है, 6 अब बी के अंदर नहीं है। जो डिफरेंस के सिंबल से पहले सेट होगा, जैसे ए है यहाँ पे, उसमें जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो हम राइट करेंगे। डिफरेंस के सिंबल के बाद वाले सेट के एलिमेंट हम राइट नहीं करेंगे। डिफरेंस का रूल ये है, हमने ये कहा था कि जो एलिमेंट सेट ए के रह जाएंगे वो हम राइट करने हैं। तो सेट ए में सिर्फ 6 रह गया है, तो ए डिफरेंस बी जो है वो हमारे पास क्या है, 6 है। इसी तरह से दूसरा पार्ट देखते हैं हम, बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू लिखेंगे। इसमें ए की वैल्यू 1 3 6 है और बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। अब जो डिफरेंस हमने फाइंड करना है, बी डिफरेंस ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। फिर हमने बी डिफरेंस ए इक्वल टू, सबसे पहले बी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद डिफरेंस का सिंबल डालना है हमने। फिर हमने सेट ए की वैल्यू लिख देनी है 1 3 6। अब ए के बी के अंदर 1 पड़ा हुआ है, ए के अंदर भी 1 पड़ा हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर बी के अंदर 2 है, ए के अंदर नहीं है, तो हम राइट कर देंगे 2 सेट में। 3 बी के अंदर भी है, ए के अंदर भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, बी डिफरेंस ए में 2, जो बी सेट के एलिमेंट्स रह गए हैं वो हमने राइट करने हैं। ए के एलिमेंट्स हम राइट नहीं करेंगे क्योंकि ए के एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंस के सिंबल के बाद आ रहे हैं। डिफरेंस के सिंबल से पहले वाले सेट में जो एलिमेंट्स बच जाते हैं डिफरेंस के अंदर, हम वो एलिमेंट्स राइट करते हैं। तो बी डिफरेंस ए में हमारे पास 2 4 और 5 रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं हमारे। होमवर्क आपका है, आपने प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन गिवन इन द न्यू काउंटडाउन 7 सेकंड एडिशन, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 के आपने पार्ट 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 2 3 4 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपने कंप्लीट करना है। इन तमाम रूल्स को और तमाम डेफिनेशन को आपने एहतियात के साथ पढ़ना है और उसके बाद आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।